शहर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी के मैनिफेस्टो में 370 हटाने के खिलाफ आवाज उठाने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह सोचा गया था कि पोटा और टास्क फोर्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे खत्म कर दिया। मुफ्ती ने कहा कि अब भी हम ब्याज सहित सब कुछ वापस पा लेंगे। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तो इसलिए ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते। मुझे नहीं लगता है मुझे इनको कोई पैगाम देने की ज़रूरत है, मगर मैं इनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी। जिस तरह कल से लेके आज तक ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हैं, मुझे मेरा फूलों से इस्तकबाल किया, मुझे हार पहनाए और इतना प्यार किया। औरतें बच्चियाँ गले लग लग के जो है प्यार किया मुझे। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये इनका पैगाम मेरे लिए है कि कल को इंशाल्लाह जब मैं कामयाब हो जाऊँगी तो इनके इस भरोसे की लाज रख सकूं। पहली तो बात है, जो एक छोटी सी रीजनल पार्टी होती है उसका सरकार बनाने के लिए मैनिफेस्टो होता है। पार्लियामेंट के लिए वो कोई लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो नहीं होता है। पर हमने ये कहा है जो जम्मू कश्मीर के हालात है, जो जम्मू कश्मीर के मामलात है, जो गुठन है जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में, मसले कश्मीर के हल के हवाले के बारे में 370 जो ख़त्म किया गया उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इसके अलावा हमने कुछ बाकी बातें भी कही हैं, मगर एक बात जो मैं कहीं मिस कर गई वो ये है, क्योंकि मैं जब आई हूँ 2 दिन से, रास्ते में मुझे काफ़ी हैंडीकैप्ड लोग मिले जो अपनी कुर्सी पे या किसी तरह से मुझे आते हैं, हार पहनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा MPLAD फंड होगा उसमें इन लोगों के लिए एक तो जो फिजिकली इनको कोई अंग चाहिए होगा, पर उसके अलावा जो उनकी वो मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होती है, या जो भी मेरे से मदद होगी मैं हैंडीकैप्ड लोगों के लिए करूंगी। पुंछ में कांग्रेस नेता चौधरी अब्दुल गनी ने समर्थकों के साथ बैठक की। ये बैठक पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल गनी ने अपने निवास स्थान पर की। बैठक में बड़ी तादाद में चौधरी के हिमायतियों ने हिस्सा लिया, जहां चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन पर विचार किया गया। और लद्दाख में सेना ने करगिल विजय दिवस के मौके पर होमबोट टिंगला दर्रे पर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया है, जो करगिल युद्ध में शहीदों को स्मरण में बनाया गया था। सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन ADGP SD सिंह जामवाल ने किया है। वहीं ADGP ने पर्यटन विभाग को इस तरह के बढ़ावा देने की बात कही है। अगर इसकी लद्दाख की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर हम बोले तो भारतीय सेना है। और लद्दाख जब जम्मू और कश्मीर जो है भारत के साथ जुड़ा, उस टाइम आप जानते होंगे 47 में पाकिस्तान का एक बड़ा एफर्ट था यहाँ पे इसको कब्ज़ा करने का, और उस टाइम पे यहाँ पे इतनी आर्मी प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। पर ये वो टाइम था जब भारतीय सेना यहाँ पे कुछ हिमाचल की तरफ से आए, कुछ यहाँ के लोकल लोगों ने मिलिशिया बनाया और उनको ट्रेनिंग देके और पाकिस्तानियों को मार भगाया गया यहाँ से। और सारा इलाका जो है लद्दाख के लोगों के साथ मिलके भारतीय सेना और उस टाइम की जो पुलिस और मलेशिया थी उन्होंने खाली कराया। और लेह में क्रिकेट अकादमी ने फ्यूचर क्रिकेट लीग 2024 का आयोजन किया। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन NDS स्टेडियम में किया गया, जिसमें लद्दाख के इलाके से 36 क्रिकेट टीमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में संयुक्त निदेशक मोसेस कुंजांग मौजूद रहे और लेह के युवा और खेल सेवा अधिकारी सैरिंग ताशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं शेलखर क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की है। LCA का टूर्नामेंट स्टार्ट है। LCA सेकेंड एडिशन है। तो हमारे टूर्नामेंट का नाम है फ्यूचर क्रिकेट लीग। और फ्यूचर का इसीलिए रखा गया है कि ताकि हम जो है फ्यूचर में जाके अच्छे क्रिकेटर को बना सके। और हमारा लद्दाख क्रिकेट एकेडमी का भी एम यही है कि हम क्रिकेट को जितना हो सकता है लद्दाख से बाहर लेके जाइए, ताकि BCCI तक एफिलिएशन हो जाए। जैसे हमारा BCCI के साथ एफिलिएशन हो जाएंगे तो हमारा बहुत सा प्लेयरों को बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि BCCI वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है। तो हम क्रिकेट खिलाते हैं, खुद खेलते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, सिखाते भी हैं। एंड आज यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है। उस टूर्नामेंट में 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया। मैं सभी टीम को तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे क्रिकेट को समझ के आप जो पार्टिसिपेट किया। एंड हम कोशिश करते हैं क्रिकेट को जितना हो सकता है क्रिकेट लद्दाख में जो क्रिकेट को आगे बढ़ाए, ताकि हमें क्रिकेट से बहुत बेनिफिट हो सके। और गांदरबल के बाबोसीपोरा इलाके में सड़कों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही से घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। लोगों ने उपायुक्त से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है।
लोकसभा के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासी सीट पर भी वोटिंग हुई, जिसमें 7 बजे तक जम्मू रियासी सीट 69.01% वहां इस सीट पर मतदान हुआ है। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के 4 जिलों जम्मू, सांबा, राजौरी और रियासी में कड़े सुरक्षा के इंतजामों के बीच शाम तक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 12 निर्दलियों समेत कुल 22 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जिला कुलगाम में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर होने वाली वोटिंग के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला इलेक्शन अफसर कुलगाम अतहर आमिर शफी ने कहा है कि ईवीएम्स के मुंतकली का काम अंजाम दिया गया है और जिले के तीनों हल्के इंतखाबात देवसर, कुलगाम और नूराबाद के लिए ईवीएम रवाना की गई है ताकि पोलिंग का अमल जो है वो एहसन तरीके से मुनक़िद हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अमले को तमाम हिदायत जारी की गई हैं और वोटरान के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जो हमारा पोलिंग अमला है, सो पोलिंग अमले की भी जो है उसमें 3 लेवल की रैंडमाइजेशन होती है। फर्स्ट लेवल में हमें पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पूल में से जितने भी हमें लोग रिक्वायर्ड होते हैं वो निकलता है। सेकंड रैंडमाइजेशन में असेंबली अलॉट होती है। फिर लास्ट डे में थर्ड रैंडमाइजेशन में उनको पोलिंग बूथ पता चलता है। सो टिल डेट हमारी जो है सेकंड रैंडमाइजेशन तक हो चुकी है। दैट हैज़ आल्सो बीन डन इन प्रेजेंस ऑफ आवर जनरल ऑब्जर्वर्स। जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में विजिट करके गए हैं। दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड फुल सेटिस्फैक्शन इन द अरेंजमेंट्स दैट हैव बीन मेड इन प्लेस। सो वी आर वेरी रेडी और किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। और जिला रामबन के पन्नौत इलाके में सड़क खिसकने के वाक़े ने गोल संगलदान संबर गांधी इलाके को जिला हेडक्वार्टर से बिल्कुल मुनक़ता कर दिया। वहीं सड़क के अतराफ में तकरीबन 1 किलोमीटर का पूरा इलाका खिसकने से तकरीबन 50 से 60 घर तबाह हो गए हैं। पन्नौत इलाके में पेश आए इस दिलखराश वाक़े से मुतासिर कुंबे अपने मकान, ज़मीन, बागात छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किए गए हैं। गोल संगलदान इलाके का सड़क राब्ता, बिजली का तफसीली निज़ाम भी इस स्लाइड की जद में आने से दरहम बरहम हो गया है। वहीं 400 केवी के टावर भी इस स्लाइड की जद में आने से वादी कश्मीर का बिजली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। सुबह से ही मकामी रज़ाकार तंजीमों और पुलिस, SDRF, CRF आर्म्ड पुलिस के जवानों ने लोगों के घरों से ज़रूरी सामान निकालने में मदद की, लेकिन पन्नौत इलाके के लोगों के मकानात, जायदाद मुकम्मल तौर से तबाह हो गए, जिसके बाद वो अब तीनों और स्कूलों व पंचायत घरों में अपनी बाकी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मुतासर ख़ानदान मकामी लोगों और सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि फौरी तौर पर मुतासरीन की इमदाद की जाए। वहीं सड़क बिजली निज़ाम को भी जल्द से जल्द बहाल किए जाने की भी अपील की गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर बबरा, जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन जाए हादसे पर पहुंची और लोगों को यकीन दहानी कराई कि वो इस गम की घड़ी में उनके हमराह, वहीं उनकी भरपूर मदद की भी यकीन दहानी कराई गई है। और इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने सड़क और बिजली तिब्बी सहूलत की फराहमी यकीनी बनाने का भी इरादा किया। कि गोल संगलदान सड़क राब्ते के खिसकने की जो खबर है कल शाम से ही शुरू हुई थी। इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, जहां पर सड़क जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हो गई है और इसके ऊपर की जितनी बस्ती है वो भी मुकम्मल तौर से डैमेज होगी। 40 से 50 घरों को नुकसान पहुंचा हुआ है। इस वक्त हम उसी मकाम पर मौजूद है। यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि किस तरह सड़क जो है मुकम्मल तौर से यहाँ पर ढह गई है, डैमेज होगी और ये सिंकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पूरा इलाका जो है तकरीबन 1 किलोमीटर रेडियस का है, वो लगातार सिंक हो रहा है, धीरे धीरे सिंक हो रहा है। और सड़क के देखिए क्या हालत है। ये मनाजिर देखने के काबिल है कि किस तरह जो डैमेज हुआ है। इसमें 400 kV का एक टावर भी आता है, लाइन भी आती है, जिसके तकरीबन 3 से 4 टावर जो है वो डैमेज हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरह के मनाजिर जो है गोल संगलदान सड़क राब्ते के है, बिल्कुल डैमेज हो गया है, मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है। और ये सिंकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अभी फिलहाल रिस्टोरेशन के लिए कुछ भी इकदाम किए जाने यहाँ बेकार है, क्योंकि ये लगातार सिलसिला हो रहा है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीर हमें आपको गोल संगलदान किलोमीटर 5 पे यहाँ पर है, जहाँ से ये सड़क राब्ता जाता है। और इसके अकब में आप देखेंगे कि एक बस्ती है पूरी, तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो डैमेज हुए हैं, मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए हैं।
डीप तक जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर दरारें पड़ी हुई है और ये खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है और पूरा जंगल जो है इसकी जद में आ गया है और पूरे पेड़ जितने भी है यहाँ पर वो नुकसान हो गया। और सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ है, यहाँ एक ग्रिड स्टेशन हुआ करता था वो भी डैमेज हो गया और 400 kV का जो ट्रांसमिशन लाइन है वादी कश्मीर को साथ कनेक्ट करने वाली वो भी डैमेज है और सड़क राब्ता तो मुनक़ता है। उसके अलावा गुल संगलदान का जो बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी डैमेज हुआ, पूरा इलाका घुप अंधेरे में है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यही कहा कि पहले लोगों को जान बचाने की कोशिश की जा रही, लोगों से गुजारिश की गई कि इस एरिया से क्रॉस न करें ताकि किसी जानी नुकसान से हम बच सकें। वहीं इन इलाकों में जितने भी लोग अफेक्टेड हुए, जिन फैमिलीज अफेक्टेड हुई है, उन लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यकीन दहानी कराई है कि उन्हें जल्द अज जल्द जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा और उनकी जो फौरी इमदाद है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए परनौत से बिलाल बाली। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तहत श्रीनगर के मजागुंड इलाके में एक बड़ा अवामी इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा मुतअद्दिद दीगर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए मुक़र्रिर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कश्मीर की गुज़िश्ता 30 सालों के ख़राब हालात के लिए NC और PDP को जिम्मेदार ठहराया। गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि लोगों को धोखा देना उनका शेवा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में लोग बेदार हैं और इस बात को समझ चुके हैं कि अब झूठ और फरेबकारी की सियासत नहीं चलने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लगता है ग्राउंड पे जो लहर है वो इस वक्त नई सियासत के लिए है, वो सच की सियासत के लिए है, वो अपनी पार्टी के लिए। इंशाअल्लाह मुझे लगता है लोगों को एक शौक है कि जरा देखें ये नई जमात जो कह रही है आजमाएं तो सही है कितना सच बोलते हैं। देखिए सच बात है कि अगर कोई जिम्मेवार है यहाँ की पिछले 70 साल की तबाही का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ही है। तो इसलिए जाहिर सी बात है सब स्कैम वहीं पे खत्म होते हैं जहां इनकी सियासत शुरू होती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खाना मैं तो अपने फ्रेंड्स को वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। उम्मीद किया आपको क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला? हाँ बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस के हिमाचल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त फिर आपको ये बता दें, एक अहम खबर है, जैसा हमने एक दिन पहले भी बताया था कि कांग्रेस ने हिमाचल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन 3 उम्मीदवारों के नाम हैं उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया है, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को टिकट दिया है। तो ये 3 नाम हैं। जैसा हमने एक दिन पहले आपको बताया था कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। तो हालांकि उपचुनाव जो होने विधानसभा के वो 6 सीटों पर होने हैं, तो अभी 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें से सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को टिकट दिया गया है।
और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 15 माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की इजाजत दे दी है। प्रदेश के गृह विभाग ने कोर्ट से माननीयों के खिलाफ ऐसे 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी जो माननीयों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किए गए थे। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे उनमें मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, राकेश सिंघा जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों निर्दलीय विधायकों को नोटिस भेजा। इस नोटिस के मुताबिक अब निर्दलीय विधायकों को 4 मई को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होना होगा। दल बदल कानून के तहत हुई शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला के दूर दराज क्षेत्र डोडरा कवार से शुरू की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने धन बल से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। जयराम ठाकुर ने अहंकार में कहा था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है, जबकि बीजेपी मजबूत और स्थिर सरकार देश को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में वेल्थ टैक्स लगाने की सोच रही है, जिसकी वजह से देशवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक समय में माननीय श्री डोडेगौड़ा देवगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके 6 महीने के अंदर उनको गिराया। उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को बना करके उनको गिराया। फिर श्री चौधरी चरण सिंह जी को बना करके गिराया और उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी को बना करके गिराया। इस अस्थिरता के कारण देश को बड़ी हानि हुई। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा कांग्रेस पर केंद्र में अस्थिर सरकार देने के आरोपों पर संजय अवस्थी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा है कि राजीव बिंदल द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। केंद्र में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तब स्थिर सरकार रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता स्थिर सरकारों को अस्थिर करने की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है बिल्कुल निराधार है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में जब भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो हमेशा स्थिर सरकार जो है देश को मिली है और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। वो एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो इन्होंने जिस तरह से घटनाक्रम को जो अंजाम देने की कोशिश करी हिमाचल प्रदेश में भी जिसमें वो असफल रहे, ये मानसिकता दर्शाता है। और राजीव बिंदल जी का ये बोलना जो है ये बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है। आज सत्ता के लालच में वो नैतिकता को खो चुके हैं और इस स्तर पर आ चुके हैं कि आज उनको सिर्फ सत्ता मोह ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। और हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के तडौन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ता है। करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं।
और विपक्ष से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा, चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ें, विचारधारा पर लड़ें। हम लोग भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये है मोदी सरकार की पहचान। दूसरी ओर विपक्ष के भ्रष्टाचार, चाहे उनके यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया हो, चेहरे वही हैं, सोच वही है, काम वही है और जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल विशेष रूप से मौजूद रहे। यहां सुरेश कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी को अपनी काबिलियत के दम पर टिकट नहीं मिला, बल्कि ये परिवारवाद का नतीजा है। वो फाउंडेशन कहाँ है? थोड़ा बता तो दें कि ये फाउंडेशन है, कौन सी फाउंडेशन है, कहां पर है? लोगों से किसी से पूछ लो, किसी ने यहाँ पर इतने लोग बैठे, कोई एक आदमी बता दे कि उनको जानता हो। परिवारवाद से आप चुनाव जीत जाएंगे क्या? क्या यहाँ का चुनाव भी परिवारवाद के नाम पे जीत जाएगा क्या? अगर पिता सांसद है तो बेटा भी सांसद ही बन जाएगा क्या? जनता, यहाँ की जनता परिवारवाद को स्वीकार करने वाले नहीं है। ये परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जनता जवाब मांगती है, जनता काम मांगती है। कोई काम है तो बताएं। देखिए, चुनाव चुनौती होता है, लेकिन मैं नहीं समझ। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मेरे एक व्हाट्सएप ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जयराम ठाकुर सिर्फ सराज के सीएम थे। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि आज सराज में ऐसे ऐसे भवनों और हेलीपैड का निर्माण कर दिया गया है जो किसी काम के नहीं है। यहां विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के चक्कर में अपनी ही पार्टी के दिवंगत नेताओं का अपमान कर बैठी है। देश को परमाणु शक्ति बनाने का श्रेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, लेकिन कंगना की नजरों में आजादी 2014 में मिली है। कंगना को न तो तर्क का पता है और न ही तथ्यों का। देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य अगर किसी सरकार के अंदर हुआ तो वाजपेयी साहब की सरकार में हुआ और उसके लिए हम भी उनका मान सम्मान जो है वो करते हैं। आज आप उनको भी भूल गई हैं, आज आप उनके इतिहास को भी भूल गई हैं। आपको केवल दिखता है कि 2014 में भारत को जो है वो आज़ादी मिली। कितने बड़े बड़े आलीशान रेस्ट हाउस और इतने ज़्यादा जो है वो हेलीपैड सिराज के अंदर बना दिए। एक और कहते हैं कि मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री था, मंडी का मुख्यमंत्री था, मगर हमें ये बात कहते हुए दुख है और ऐसा नहीं है कि सिराज के लोगों के साथ हमारा कोई बैर है। मैं आज भी इस मंच से कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, जयराम जी आपके सिराज में इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको भी याद रहेगा कि क्या विक्रमादित्य सिंह। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में देश में विकास कार्यों को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया है। राजीव किमटा ने आगे कहा कि आज बीजेपी देश भर में सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है।
इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जिन महिलाओं ने तकरीबन 58,000 महिला हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर दिया था वो उनको पैसे मिल जाएगा और बाकी के जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो इलेक्शन के बाद है। तो इसलिए 58,000 जो महिला हैं उनको जो है 2 महीने का जो इकट्ठा है 1,500 3,000 रुपये जो है उनके खाते में मई के महीने में आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो गारंटी है वो भी धरातल पे और पूरी की है। क्या कारण है? बिल्कुल कांग्रेस जो है एक जिसे कहते हैं कि एक इस तरह की कैंडिडेट लाना चाह रही है कि जो एक अच्छा कैंडिडेट हो, दृढ़ कैंडिडेट, और जो खास तौर पे जो यहाँ पर एक जो मापदंड है कि जिताऊ कैंडिडेट उसको लेकर तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और 2-3 दिन के अंदर जो है ये कैंडिडेट्स 2 लोकसभा के और 6 विधानसभा के डिक्लेयर हो जाएंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।